यह कहानी एक कच्चे दयालु मोटे पपीते की है, जिसके पपीते कभी भी नहीं पकते थे और बाकी पेड़ साथियों पर ढेर सारे पके पपीते लगा करते। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। पपीते पकने का मौसम आ गया है। तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तेरे पपीते थोड़े न पकने वाले हैं और तू कभी किसी का भला भी नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, मेरे पपीते पकते नहीं हैं तो क्या हुआ, मैं सभी की एक इच्छा तो पूरी करता हूँ। सिर्फ एक इच्छा ही तो पूरी करता है, बाद में तो कुछ नहीं। तू हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो क्या हुआ दोस्त, मैं आपकी खुशियों में शामिल भी नहीं हो सकता? नहीं मोटे पपीते, तू हमसे दूरी ही बनाए रख। यह सुनकर कच्चा मोटा पपीता बहुत दुखी हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद सारे पेड़ों के पपीते पक जाते हैं और जंगल के सभी पक्षी पपीते खाने आते हैं। अरे वाह भाई वाह, कितने मीठे फल लगते हैं आप सभी पर। एकदम सही कहा तोते, पपीते तो वाकई में बहुत मीठे हैं। अरे कालू कौवे, कबूतर पपीते खाने क्यों नहीं आया? पेड़ जी, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए नहीं आया। इस तरह से पक्षी वहाँ से पपीते खाकर चले जाते हैं और कबूतर कच्चे पपीते के पास जाता दिखाई देता है, लेकिन मीठे पपीते को उसके पास जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे, इस कच्चे पपीते के पास क्यों जा रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? मीठे मीठे फल लेकर जाओ, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तुम हमेशा सिर्फ अपने फलों के बारे में क्यों सोचते हो? मुझे काम तो कच्चे पपीते से है। ऐसा कहकर कबूतर कच्चे पपीते से कहने लगता है, कच्चे पपीते जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। मेरी यही एक इच्छा है, आप उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। ठीक है कबूतर, जब आप अपने घर जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ मिलेगी। कबूतर पेड़ का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन मीठे पपीते को यह सब बहुत बुरा लगा और वह अपने एक साथी से कहने लगता है, देखा दोस्त, कबूतर कैसे हमें कड़वी बातें सुनाकर चला गया। हाँ यार, आज तो बहुत बेइज्जती की उसने हमारी। आखिर मीठे फल भी हमें देते हैं और इसके कारण कड़वा भी हमें सुने। बस बहुत हुआ दोस्त, अब हम ऐसा और नहीं होने देंगे। इसको तो हम कटवा के ही रहेंगे। मैं तो ये काफी दिनों से सोच रहा था, मेरे छोटे भाई को बढ़ने की जगह नहीं मिल रही, तो इसको कटवा कर उसकी जगह में उसी को लगवा दूंगा। आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कृपया करके मुझे ना कटवाएं। मोटे पपीते, कटना तो तुझको पड़ेगा ही, आने दो पक्षियों को। इस तरह से शाम हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी पपीते खाने आ जाते हैं, लेकिन मीठा पपीता पहले से ही बहुत गुस्से में था और वह किसी को अपना पपीता नहीं खाने देता। क्या हुआ पपीते जी, आपको इतने गुस्से में पहली बार देख रही हूँ। मेरी बात आप सब ध्यान से सुनो। मुझे वो कच्चे पपीते का पेड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले आप सब उसे काट फेंको, तभी मैं अपने पपीते आपको खाने दूंगा। बस इतनी सी बात है पेड़ जी, हम अभी काट देते हैं इस मोटे पपीते को। पक्षियों, आप तो मुझे काटने का ना कहो। आप सब यह मत भूलो कि बुरे वक्त में मैंने ही आपकी एक इच्छा पूरी की थी। तो क्या हुआ, जिंदगी भर आपके ही आभारी रहें। आपको तो काटना ही पड़ेगा, और वैसे भी अब तुम हमारे कुछ काम के नहीं हो। इस तरह से कच्चे पपीते की बात कोई नहीं सुनता और उसे काटने की योजना बनाने लगते हैं। ठीक है पक्षियों, कल तक और जीने दो इसे अपनी जिंदगी, फिर आप सब मिलकर इसे काट देना। हाँ पेड़ जी, कल हम अपने साथ कुल्हाड़ी ले आएंगे और इस कच्चे पपीते को काट फेंकेंगे। ऐसा कहकर वो सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कच्चा पपीता अपने जाने का दुख मना रहा था। मैं इस धरती पर सालों से खड़ा था, लेकिन कल मेरा आखिरी दिन होगा। गर्मी, सर्दी और तेज तूफान का डटकर सामना किया, लेकिन ये पक्षी मुझे कल एक ही पल में काट डालेंगे। इस तरह से पेड़ अपने बीते दिनों को याद
याद करके रोए जा रहा था और उसकी रोने की आवाज सुनकर उसके पास एक चिड़िया आ जाती है। मेरा नाम टोनी है। पपीता भैया, आप ऐसे क्यों रोए जा रहे हो? टोनी, आपको आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। हाँ भैया, मैं दूसरे जंगल से आज ही इस जंगल में आई हूँ। आप इतना दुखी क्यों हो? फिर कच्चा पपीता टोनी को अपनी सारी बातें बताता है। ये पक्षी तो आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूँगी। तुम एक भली चिड़िया हो, लेकिन उन पक्षियों का सामना नहीं कर सकती। ऐसा कहकर पेड़ फिर से उदास हो जाता है। नन्ही चिड़िया, आप इस जंगल में बिल्कुल नई हो। आपके रहने के लिए कोई घर भी नहीं होगा, तो आप मुझसे अपनी एक इच्छा में घर मांग लें। फिर मैं कल शायद आपको कभी मिलूं या नहीं। यह सुनकर नन्ही चिड़िया अपनी आंखें बंद करके पेड़ से एक इच्छा मांगने लगती है। हे भगवान, ये पेड़ कितना नेक दिल है। जाते जाते भी दूसरों का भला सोच रहा है। मैं घर तो अपने आप बना लूंगी। मेरी यही इच्छा है कि इस पेड़ के पपीते आज से ही पकना शुरू हो जाएं। चिड़िया की यह इच्छा सुनते ही पेड़ के सारे पपीते पक जाते हैं और वह खुशी के मारे चहक उठता है। हे नन्ही चिड़िया, मैं एक श्रापित पेड़ था। सालों पहले मुझ पर भी बड़े बड़े और पके पपीते लगा करते थे। मेरे जैसे पपीते किसी दूसरे पेड़ पर नहीं लगते थे। मुझे इस बात का बहुत ही घमंड था। मैं कमजोर पक्षियों को अपने पपीते नहीं खाने देता था। इसी कारण मुझे एक दिन श्राप मिला। तू जिन पपीतों पर इतना घमंड करता है, तेरे सारे पपीते आज से ही कच्चे हो जाएंगे और तुझसे सभी पेड़ नफरत करने लगेंगे। ऐसा मत कहो बूढ़े पक्षी, मैं आज से अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करूँगा। कृपया करके अपना श्राप वापस ले ले। ऐसा कहकर वो रोने लगता है, जिससे बूढ़े पक्षी का गुस्सा शांत हो जाता है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर तुझे एक इच्छा पूरी करने वाला वचन देता हूँ, जिसके कारण तू सभी पक्षियों की एक इच्छा पूरी कर सकेगा। लेकिन कोई जब तक दयालु पक्षी तेरे लिए ही प्रार्थना नहीं करेगा, जब तक तू ऐसे ही कच्चे फलों के साथ खड़ा रहेगा। नन्ही चिड़िया, आज तक सभी पक्षियों ने अपने लिए ही कुछ न कुछ मांगा, लेकिन आपने मेरे लिए इच्छा मांगकर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। ठीक है पेड़ भैया, अब आप कभी भी जिंदगी में दोबारा घमंड मत करना। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह हो जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ कुल्हाड़ियाँ लेकर पेड़ की तरफ बढ़े आ रहे थे, लेकिन उसके पके पपीते देखकर रुक जाते हैं और उसे काटने का इरादा बदल देते हैं। यह सब देखकर मोटा पपीता बहुत ही खुश हो जाता है। टूनी चिड़िया और कालू कौवा भोजन खोजने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक जाने के बाद कोई भोजन का दाना नहीं मिलता और वो दोनों थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, हम कितनी देर से भोजन खोज रहे हैं, लेकिन हमें कोई दाना नहीं मिल रहा। अरे टोनी, मेरे तो पंखों में दर्द होने लगा है। आखिर हम कितनी देर से उड़े जा रहे हैं। बस बहुत हुआ कालू भैया, अब हम इस तरह बाहर के भोजन पर गुजारा नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है टोनी? हमें कौन भोजन लाके देगा? कालू, तुम्हारे पास भी एक खेत है और मेरे पास भी एक खेत है। क्यों ना हम अपने खेतों में अनाज की खेती कर लें। लेकिन टोनी, हमें तो किसी भी चीज की खेती करना नहीं आता और ना ही हमारे पास कोई बीज है। ऐसे में हम खेती कैसे करेंगे? कालू भैया, आप इस सब की चिंता ना करें। हम बुलबुल दी के पास चलते हैं, जो हर तरह की खेती करती हैं। वो हमें जरूर बताएंगी। ऐसा कहकर फिर वो दोनों बुलबुल के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। ये लो चिड़िया, मेरे पास कुछ चने के बीज बचे हैं। इन्हें आप दोनों ले जाओ और आधे आधे अपने खेतों में बो देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल दीदी। अब हमें खेती करने का तरीका भी बता दीजिए। बुलबुल उन दोनों को खेती करने का तरीका बता देती है और वो दोनों अपने खेतों पर चले जाते हैं। टोनी,
अब हमें इन बीजों को आधा आधा कर लेना चाहिए और बुलबुल दीदी के बताए तरीके से खेतों को तैयार करके बीज बोने चाहिए। हाँ कालू भैया, मुझे तो सब याद है, आप घर जाकर मत भूल जाना। ऐसा कहकर कालू कौवा और टूनी चिड़िया बीजों को बांटकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आपने आने में कितनी देर कर दी, मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ, जल्दी से ये भोजन मुझे दे दो। कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बातें बताता है और उसे चने के बीज दे देता है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया आया है आपके दिमाग में, लेकिन हमारे साथ वो टूनी भी खेती करेगी, यह सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। आपने उसे आधे बीज क्यों दिए? और गौरी जी, यह आइडिया तो टूनी के दिमाग में आया था और बुलबुल दीदी ने हम दोनों के लिए बीज दिए थे, फिर मैं सारे बीज अकेले कैसे ले सकता था? मेरे मूर्ख पति, आप में तो जरा सी भी चालाकी नहीं है, इसी कारण मेरा नाम डूबता जा रहा है। अब कम से कम जो मैं कहती हूँ ठीक वैसा ही करना। गौरी कौवी, अब मुझे क्या करना होगा? गोरी कौवी कालू कौवे को सारा प्लान समझा देती है और इस तरह से कालू कौवा टूनी चिड़िया के बीज चुरा ले आता है और बीजों की जगह बीज जैसे पत्थर रख आता है। और अगली सुबह दोनों पक्षी अपने अपने खेतों में बीज बो देते हैं। अब देखती हूँ उस अक्लमंद टूनी को, उसकी खेती कैसे उगती है। ये आपने ठीक नहीं किया गौरी, बेचारी टूनी कब से पत्थर बोने लग रही है। एक ही तो मौका मिला है उस टूनी को सबक सिखाने का। मेरे खेतों में हरी भरी फसल होगी और टूनी का खाली खेत देखकर बड़ा मजा आएगा मुझे। और इस तरह से दोनों पक्षी अपने खेतों की देखभाल करते हैं और कुछ समय बाद कौवे की हरी भरी चने की खेती तैयार हो जाती है। लेकिन टूनी के खेत में एक भी पौधा नहीं उगता। आखिर मैंने क्या गलती की जो मेरे खेत में एक भी पौधा नहीं आया? जैसे जैसे बुलबुल दी ने कहा, मैंने तो बिल्कुल वैसा ही किया। टूनी परेशान हो जाती है और कालू कौवे के खेतों पर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा तो उसे देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं। आओ टूनी, तुम्हें क्या चाहिए? कालू भैया, मेरे खेतों में तो एक भी पौधा नहीं आया। टूनी, तूने अपने खेतों में हमारी तरह मेहनत नहीं की होगी, हम तो सुबह शाम इस खेत में ही काम करते रहते हैं। नहीं गोरी बहन, मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर पता नहीं मेरे खेतों में फसल क्यों नहीं उगी। टूनी, तूने पानी समय पर नहीं दिया होगा और अब हमारा समय बर्बाद क्यों कर रही हो? चलो कौवे जी, खेत में कितना सारा काम है। ऐसा बोलकर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अपने कामों में लग जाते हैं और टूनी बुलबुल के पास चली जाती है और उसे सारी बातें बताती है। अरे टूनी, ये नहीं हो सकता, अगर आपने बीज बोए होते तो फसल जरूर तैयार होती, मैं इस बात को नहीं मान सकती। बुलबुल दी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, आप मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। और वह दोनों खेत पर आ जाती हैं। बुलबुल एक दो बीज अपनी चोंच से निकाल कर देखती है। अरे टूनी, ये तो मेरे दिए हुए बीज नहीं हैं, बल्कि ये तो बीज जैसे दिखने वाले पत्थर हैं। बुलबुल दीदी, अब मुझे सब समझ में आ गया है, कोई मेरे बीजों को चुरा कर ले गया और इनकी जगह पत्थर रख दिए। मैंने कितनी मेहनत की थी इन बीजों को बोने में, कोई मुझसे मांग कर ही ले लेता, कम से कम मैं पत्थर तो ना बोती। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और बुलबुल को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है और बुलबुल उसकी दोबारा मदद करने की सोचती है। टूनी, मेरे पास कुछ केले के बीज हैं, ये तुम अपने खेत में बो दो और इस बार ध्यान से खेती करना। ऐसा कहकर बुलबुल वहां से चली जाती है और चिड़िया केले के बीज बो देती है। फिर कुछ समय बाद चिड़िया की केले की फसल तैयार हो जाती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी।
टूनी चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में केले की खेती कभी नहीं देखी। आपने बहुत अच्छी खेती तैयार की है। क्या मैं एक केला खा सकता हूँ? हाँ कबूतर जी, ये कोई पूछने की बात है। आप जी भर कर केले खाइए और अपने परिवार के लिए भी ले जाइए। ऐसा सुनकर तो कबूतर केले का पूरा झुग्गा तोड़कर चला जाता है। कबूतर के पास इतने सारे केले देखकर गोरी कौवी उसे रोक लेती है। ए कबूतर, तेरे इतने अच्छे दिन कब से आने लगे जो तू केले खरीद सके? बता कहाँ से चुरा के लाया है? गोरी कौवी, मैं आपकी तरह चोर नहीं हूँ। ये केले तो मुझे टूनी ने अपने खेत में से दिए हैं। क्या कहा? टूनी के खेत से? हाँ हाँ, टूनी के खेत से। ठीक है कबूतर, अब तुम जाओ यहाँ से। कालू जी, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसके सारे बीज चुरा लिए थे। गौरी कवि, ये तो हमें खेत पे जाकर ही पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। ऐसा कहकर गोरी कव्वी और कालू कव्वा टूनी के खेत पर आ जाते हैं। टूनी की ऐसी केलों से भरी फसल देखकर गोरी कव्वी तो बिल्कुल चौंक जाती है। टोनी, तेरे खेतों में ये केले कहाँ से आए? तू तो कह रही थी कि मेरे खेतों में कुछ नहीं उगा। मैं बिल्कुल सच कह रही थी। ये बीज तो मुझे दोबारा बुलबुल दीदी ने दिए थे। टोनी, क्या मैं एक केला खा लूं? मुझे इन्हें देखकर भूख लग आई है। हाँ कालू भैया, जी भर कर केले खाओ और गोरी बहन आप भी खाओ। नहीं नहीं, मुझे कोई केले नहीं खाने। और कालू जी, आप भी चलिए यहाँ से। गौरी कव्वे, मुझे एक केला तो खाने दो। लेकिन गोरी कव्वी तो कालू की एक भी बात नहीं सुनती। वो उसे लेकर वहाँ से आ जाती है। बड़ी केले खाने की लग रही थी। हमारे खेत में फोकट के चने हैं और उसके खेत में केले ही केले। मुझसे तो ये सदा भी देखा नहीं जाएगा। तो मैं वहाँ पर क्या कर सकता था गौरी कवि? कम से कम एक केला भी नहीं खाने दिया। अब जल्दी बताओ, आपके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आप मुझे ये बताओ, जो तुम्हारे बादल दोस्त थे वो आजकल कहाँ हैं? हम उससे बारिश करवा देंगे जिससे टूनी की फसल खराब हो जाएगी। गौरी कवि, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली बार जब मैंने उससे झूठ बोलकर बारिश करवाई थी, जिस कारण वो मुझसे अभी तक नाराज है। आप बस मुझे उसका नाम बता दो, मैं ही उसके पास चली जाती हूँ। गौरी कव्वी बादल का नाम जानकर वहाँ से उड़ जाती है और बादलों के पास चली जाती है। सीलू बादल, आप कहाँ हैं? मैंने सुना है आप गरीब पक्षियों की मदद करते हो। कृपया करके मेरी भी मदद करें। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ। अरे, ये पक्षी कौन है और मेरा नाम कैसे जानता है? लगता है इससे मिलना पड़ेगा। ऐसा कहकर सीलू बादल गोरी कव्वी के पास आ जाता है। बताओ कव्वी, आप यहाँ क्यों आई हो और मुझसे क्या काम है? बादल जी, हमारे जंगलों में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हम पानी के बिना बहुत परेशान हैं। कव्वी, आप कौन से जंगल से आई हो? हम तो बारिशों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं पास वाले जंगल से ही आई हूँ और आप इस बार बारिश करना भूल गए थे। बस हमारे जंगल पर गरज कर ही चले गए थे। यह सुनकर तो बादल को हंसी आ जाती है और वह उसके जंगल में बारिश करने को तैयार हो जाता है। आप निश्चित होकर घर जाइए, हम आपके जंगल में बारिशें कर देंगे और हमारी भूल क्षमा करना। यह सुनकर तो गौरी कव्वी की सांस में सांस आ जाती है और वह अपने घर आ जाती है और चैन की नींद सो जाती है। अगली सुबह तो काले बादल गरजने लगते हैं और झमाझम बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर तो कव्वी नाचने लगती है। देखो कालू कवि जी, मैंने कर दिखाया। अब तो मुझे टूनी की बर्बाद फसल को देखना है। कितना अच्छा लगेगा जब वो रोती हुई हमारे पास आएगी। सो तो है गौरी कवि जी,
फसल तो बर्बाद हो ही जाएगी, लेकिन आपने तो मुझे एक केला भी नहीं खाने दिया। इस तरह से गौरी कव्वी बहुत खुश थी। फिर कुछ समय बाद बारिश रुक जाती है। गौरी कव्वी और कालू कौवा टूनी के खेत पर चले जाते हैं। ये क्या कालू जी, टूनी की फसल तो खराब ही नहीं हुई। हाँ गौरी, और केले भी लगे हुए हैं। पता नहीं बारिशों का असर इन पर क्यों नहीं हुआ। और तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। टूनी, हमें आपकी फसल की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम भी यहाँ देखने आ गए। कालू भैया, मेरी फसल तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी फसल तो पानी में बह गई है। मुझे अभी आते समय कबूतर ने बताया। चलो गौरी कवि, जल्दी से चलो, मेरी फसल पानी में बह गई है। यह सुनकर गौरी कव्वी और कालू कौवा अपने खेतों पर आ जाते हैं। देखा गौरी कवि, आप टूनी की फसल को खराब करने के चक्कर में अपनी फसल को तो भूल ही गईं और हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। कालू की खेती छोटे पौधे होने की वजह से पानी में खराब हो जाती है और टूनी के केले के पेड़ तना मजबूत और पत्ते बड़े होने की वजह से बच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जो खड्डा हम दूसरों के लिए तैयार करते हैं उसमें हम खुद ही गिर जाते हैं, इसलिए हमें दूसरों का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए।